नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जेएनयू में एक बार फिर से बवाल हुआ, जेएनयू पर एक बार फिर से सवाल उठा और जेएनयू में एक बार फिर से वामपंथी विचारधारा दिखाई दी, जिसमें इस बार टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहे। कब्र खुदेगी जैसे नारेबाजी की गई और पता नहीं किस सोच का आह्वान किया गया। आज इस वीडियो में आपको फैक्ट्स के साथ पंकज जी समझाएंगे कि कब्र किसकी खुदी है, वामपंथी विचारधारा की। जेएनयू में जितने भी प्रोटेस्ट होते थे, उन प्रोटेस्ट के पीछे जो सोच हुआ करती थी, जो कारण हुआ करता था, उसकी कब्र खुदी है, या फिर जो ये बच्चे बात कर रहे हैं इनकी बात में दम है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, जेएनयू में कितना बदलाव हुआ है मोदी सरकार के आने के बाद, कब्र किसकी खुदी है, उस विचारधारा की, बताइए जरा विस्तार से। ये वीडियो देख रहा था और जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैं लिस्ट देख रहा था कि कौन कौन से सारे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साद आजमी, महबूब इलाही, दानिश अली, पाकीजा खान, कनिष्क शबनम, सुनील यादव। आपको समझ में आ गया नाम देख के? वामपंथ की कमान भारत में इस्लामिस्ट ने संभाल रखी है, क्योंकि वामपंथ तो धर्म मानता नहीं। मुसलमानों को वामपंथ से इतना प्यार क्यों? प्यार नहीं है, जहर है राइट विंग या हिंदुओं के प्रति। लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत, चूंकि वो इस्लामिस्ट कहलाएंगे तो अकेले अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए वो साथ साथ वामपंथी भी कहला जाते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अपने रिलीजन को लेके, अपने धर्म को लेके, मजहब को लेके सेंसिटिव है तो मुसलमान है, लेकिन सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट का नेता ये सब मुसलमान आजकल बने हुए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कल मैं सुन रहा था उनकी बात कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन किसी को मारने के लिए उकसाने की स्वतंत्रता नहीं है। कब्र खुदेगी क्या होता है? कि इस देश के प्रधानमंत्री को मार के आप गाड़ दीजिएगा और कहिएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। अब मैं बोल दूं, ये आह्वान कर दूं कि किसी को जान से मार डालो भीड़ लगा के, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ये दिस इज कॉल्ड इंसाइटिंग फॉर वायलेंस। तो इंसाइटिंग फॉर वायलेंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो डिफरेंस है वो कौन बताएगा, कौन तय करेगा? सबके अपने अपने पैमाने हैं। मैं कुछ भी बोल दूं और फ्रीडम ऑफ स्पीच उसे नहीं कह सकती ना, ये पैमाने कौन तय करेगा? यही तो वो भी बोलते हैं कि कौन तय करेगा। मैं प्रधानमंत्री को गाड़ने की बात कर रही हूं, गृह मंत्री को गाड़ने की बात कर रही हूं। कब्र में तेरी कब्र खुदेगी। जेएनयू क्या बोल रहे थे वो? मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। कब्र खोदना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? कल को वहीं पे इनकी कब्र खोद के कोई गाड़ देता तो, किसी सिरफिरे का माथा घूम जाता तो ये क्या करते? तो हाय हाय, कहां गया संविधान, कहां गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? करते कि नहीं? बिल्कुल। यही जेएनयू में जब घूस के वीपी वालों ने मारा था तो हाय मेरा नजीब, कहां गया नजीब, हाय रे नजीब, क्या हो गया नजीब? और आज आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जान से मारने के लिए ना, तो अब और देश के कारोबारियों के लिए ना, तो अब कुछ नहीं हो रहा है, अभी सब ठीक है। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि इस्लामिस्टों ने वामपंथ पे कब्जा करके रखा है। और अब जो कांग्रेस जो है वो 60s की वामपंथी पार्टियां आज की कांग्रेस, और 90 की इस्लामिस्ट लोग आज के वामपंथी। सेम वही चल रहा है पैटर्न, आप देखिए सारे बयानों में। अब आते हैं आपके पॉइंट पे कि कब्र किसकी खुदेगी और कहां खुदेगी। कब्र तो ऐसी खुदी है ना कि वो दर्द न छुपा पा रहे न दिखा पा रहे, क्योंकि बड़ा तरीके से। इसी जेएनयू में जब हम लोग पढ़ाई करते थे कॉलेज में, मैं पुणे में था लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, तो यहां सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, बृंदा करात, इन सब की रेगुलर बैठकें हुआ करती थी। वो कौन थे? स्टूडेंट। क्या करने आते थे यहां पे? और कुछ प्रोफेसर, जीएन साई बाबा जिसपे यूपीए लगा था, सुधा क्या नाम था उसका, सुधा चंद्रन, सुधा मूर्ति, को उस तरह का नाम था वो। मैं तो वामपंथियों के नाम भी नहीं लेना चाहता, इनको देखने से बू आती है शांत। इन लोग प्रोफेसर थे वहां।
नलिनी सुंदरम अभी रिटायर की है। और ये सब पता है कौन है? नलिनी सुंदरम, उनको पता कीजिए, और बहुत सारे लोगों के बारे में पता कर लिए। इन सबके हस्बैंड या वाइफ बड़े पदों पे मिलेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है जी हमारे पास, बस क्रांति होनी चाहिए। और शाम को इसी जेएनयू में, आंखों देख की बात बता रहा हूं, वहां एक पेरियार है हॉस्टल, वहां गांजा और शराब का ऐसा दौर चलता है। अब मैं चूंकि साल 2 साल से गया नहीं, लेकिन साल 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, और बाहर के लोग आते हैं और रात शायद के रोक नशे लगा में दिए ना? झूमकर क्रांति होती है वहां। अब तो शायद बाहरी लोगों पर रोक लगा दिए प्रवेश पर। इसीलिए तो गए कि हाय रे, मेरा शराब का स्पॉन्सर कैसे आएगा, वो गांजे चरस की फूंक कैसे लगेंगे, क्रांति होगी कैसे रात को इन पेरियार हॉस्टलों में। बूढ़े बूढ़े पड़े हुए हैं। भाई साहब आप कितने साल? तो हम 14 साल से एक ही कोर्स पढ़ रहे हैं। मैंने कहा पास नहीं हुआ आज तक। पंकज जी, आप तो खुद जेएनयू से पास आउट रहे हैं। एक बार आप मुझे बता भी रहे थे कि जब शुरुआत में आपने जाना शुरू किया तो आप भी। मैं जेएनयू से पास आउट नहीं हूं, मैं जेएनयू को जानता हूं, पास आउट दूसरी जगह से हूं, लेकिन चूंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह वहां थे तो मैं आता जाता लेकिन रहा। एक वो दौर था ना जब आप जेएनयू के प्रोफेसर से प्रभावित थे, क्रांति लाना चाहते थे। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग, हालांकि आपको साल 2 साल में समझ में आ गया कि ये लोग, इन लोगों की विचारधारा क्या है, तो आप कट गए। जो यूथ है उसे कैसे बरगलाया जा रहा है? मतलब अगर ये लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए, इनके पीछे तो लोग होंगे ना, इनके शब्द नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ब्रेन वॉश है जी स्टूडेंट। हम जब गांव देहात से जाते हैं ना, तो 2 तरह के हीन भावना होती है। एक तो हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, तो वो कहते थे कि इंग्लिश जब तक तुम सीखोगे नहीं, जब तक लक्ष्यदार भाषण नहीं दोगे, तब तक तुम प्रोग्रेसिव नहीं माने जाओगे। हम किताबें पढ़ के मार्क्स ले आते थे, ग्रामर अच्छा था, लेकिन चूंकि ये हाईफाई सोसाइटी के आते थे ऑलरेडी, और पता नहीं क्या क्या स्लैंग में, मैं डूड पहली बार वहां सुना था, मुझे लगा डूड ठूठ क्या बोल रहा है, हम लोग सुने ही नहीं थे वो चीज, तो ये नीचा दिखाते थे। और मेरे से ये पूछा जाता था कि जमींदार तो आज भी बिहार में होंगे, बड़ा सता रहे होंगे, तो चलो साथी क्रांति कर। मैंने कहा यार, तू इतने बड़े घर का बेटा कार से आ रहा है, जिसका टायर खरीदने की औकात मेरे गांव में किसी की नहीं है, और तू क्रांति करेगा, और हम आए हैं यहां कमाने, ताकि पढ़ाई लिखाई करके कुछ हासिल कर सके। ये लोग किसी नाम पे भड़का देंगे, किसी को ये के नाम पे भड़का देंगे, और क्या करवाते हैं पता है? यंगस्टर्स में, यंग एज में 2 बातें बड़ी अच्छी लगती है, फ्री की शराब और फ्री की लड़कियां। वो जो है ना, इनका इस तरह का इकोसिस्टम है ना, कि आदमी ना चाहते हुए प्रभावित हो जाता है, और फिर यही क्रांति। लोफर है ये सब, ये क्रांति कुछ नहीं कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास बड़े घर के आवारा लड़के हैं, जो कि नीचे ब्लू जीन्स और ऊपर काला कुर्ता पहन के डफली बजाते रहते हैं। और ये लोग अपने पैसे से प्रभावित करके जो दूसरे, और प्रोफेसर इनका साथ देते हैं। प्रोफेसर्स, क्योंकि वो भी उसी इंटरनल मार्क्स 30 मार्क्स से इंटरनल होता है, नहीं काट देते हैं मार्क्स। अगर आप, वो कह रहे हैं कि आप करो, आप स्टूडेंट हो, आप उनके जरा सा भी असहमति दिखाइए तो। हमारे टाइम में एक सौरभ हुआ करता था वहां, लड़का उत्तर प्रदेश के गया था। वो क्या किया कि बेचारे की आदत थी, अपने रूम में एक छोटी सी मूर्ति रखी, पूजा करता था। पहले ऑब्जेक्ट किया कि तुम्हारी घंटियों की आवाज से हम लोग को डिस्टर्बेंस होता है, और ये जब पूजा करे तो बाहर आकर 1 बाल्टी पानी डाल देते थे। इतना किया था उसे। ये होता था जेएनयू में। अब धीरे 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 होगा, सब होगा। वामपंथ की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, यह नारा भी आप याद कर लीजिए, और होगा। सबसे पहले तो उस तरह वो बूढ़े थके फटीचर प्रोफेसरों को हटाया गया। उन्हीं में से कुछ आर्टिकल्स लिखा करते थे बड़े अखबारों में कि बड़े विद्वान आदमी हैं, वो बंद कराया। सिलेबस थोड़ा अपने यहां की चीजों के बारे में भी पढ़ाना शुरू किया। कोर्सेज थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर, बिजनेस, और इस तरह के बात साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए। वो कहेंगे जरूर कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट है, लेकिन कोई साइंस नहीं पढ़ता उनमें से। वामपंथियों में साइंस नहीं पढ़ने का चलन नहीं है। वो किताबें 3-4 लेते, वो फिलॉसफी या पता नहीं, ये कन्हैया कुमार पता नहीं अफ्रीकन स्टडीज में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा था 13 साल से, और बाद में अब क्या कर रहा है वो भी सब देख रहे हैं। पंकज जी ठीक है, मुझे लगता है कि अब जेएनयू में जिस तरीके के नारे लगे हैं, एक्चुअल में वामपंथी विचारधारा की कब्र खुदने का वक्त आ गया है। धीरे धीरे सही, लेकिन बदलाव हो रहा है, ये एटलीस्ट हम लोग देख रहे हैं। शायद इसीलिए बैठकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों के हवाले उनके विवेक के ऊपर ये खबर छोड़कर जा रही हूं। आपका क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है?
आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज आप देखते रहिए। शुक्रिया।